हेलो गाइज, वेलकम टू इनऑर्गेनिक लवर। मैं आपका बायो मेंटर डॉक्टर इम्तियाज़। मैंने यहीं जेएनएमसी मेडिकल कॉलेज जो कि एएमयू के अंदर ही आता है, यहाँ से मैंने एमबीबीएस किया है और मैं अभी यहीं पे इंटर्नशिप कर रहा हूँ। ठीक है गाइज, मैं आपको बायो का जो है ना पीवाईक्यू जो है, जो चैप्टर वाइज, वो भी चैप्टर वाइज, जैसे ये पहला चैप्टर हमारा क्या है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ऐसे ही चैप्टर वाइज हम बायो का पीवाईक्यूज करेंगे। ठीक है, और इसमें हम सॉल्यूशन देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। और इसमें ये भी है कि कुछ चीज़ें जो फ्यूचर में आ सकती है, इन फ्यूचर जो मैं एनसीईआरटी अपने पास रखा हूँ, जैसे एनसीईआरटी हो गया, इससे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है आने की। ठीक है, तो इससे जो चीज़ें आ सकती है या फिर जो नीट में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं बायो के, वो हो सकता है आप लोग के भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो वो चीज़ें मैं इससे खुद से ऐड करूँगा, तो इससे आपको क्या होगा, पूरा एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज एनसीईआरटी मतलब बायो लेवल तक आपको नीट के लेवल तक पढ़ना पड़ सकता है, क्योंकि ये जो पीवाईक्यूज है ना, वो मैंने सेट किया है चैप्टर वाइज। तो मैंने देखा है इसमें कि जो बायो के क्वेश्चंस जो है ना, ये नीट लेवल तक के हैं, कुछ कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी भी है। ठीक है, तो हम इसे एकदम पूरा बायो नहीं पढ़ सकते पूरा नीट लेवल तक, जो कि बहुत बड़ा और बहुत लेंदी काम हो जाएगा। तो मैं बस सेलेक्टेड चीज़ें और जो इन फ्यूचर आ सकता है वो चीज़ें मैं बताऊंगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से मैंने जितना पीवाईक्यूज लगाए हैं बायो के नीट के लिए, और अभी भी जितना देखता हूँ, तो उस हिसाब से मैं आपको फ्यूचर एमसीक्यूज भी बताऊंगा। ठीक है, तो गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो लोग सीरियसली बीएससी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो सीरियसली चाहते हैं कि वो एएमयू में एडमिशन ले, उनका एएमयू में एडमिशन हो, तो उनके लिए हम लोगों ने दो अलग अलग कोर्स लॉन्च किए हैं। एक तो है हमारा ऐप पे विजेता नया बैच है। ठीक है, जिसमें कि आपको 1500 रुपये में आपको पूरे कंटेंट मिल जाएगा, जितना भी आपको बीएससी एग्जाम के लिए चाहिए पूरा कंटेंट मिल जाएगा। और उसमें ये भी होगा कि आपको पीवाईक्यूज जो है ना, वो चैप्टर वाइज आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, और उसमें विद वीडियो सॉल्यूशन भी होगा। ठीक है, तो आपको पीवाईक्यूज को सॉल्यूशन देखने की इधर उधर जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सॉल्व किया हुआ मिल जाएगा। और दूसरा है कि जिनको बस पीवाईक्यूज चाहिए, उनको पीडीएफ फॉर्म में इसी ऐप पे मिल सकता है 500 में। ठीक है, तो आपको पीडीएफ फॉर्म में पीवाईक्यूज मिल जाएगा और वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। और ख़ास बात ये है कि ये चैप्टर वाइज होंगे। ठीक है, तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, जैसे कि आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर से ज़्यादा आ रहा है। जैसे आपको चैप्टर वाइज देखने से पता चल जाएगा कि इकोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इकोलॉजी को डिटेल में पढ़ना है। और आपको ये भी पता लग जाएगा डाइजेशन से उतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो इसे हम ऊपर ऊपर से पढ़ ले, या फिर मैंने जितना पढ़ा दिया उतना पढ़ लिए तो इनफ हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आपको कुछ अंदाज़ा लग जाएगा। अगर आपको पीडीएफ से काम नहीं चलता, हार्ड कॉपी ही चाहिए, आपको हाथ में रख के ही सॉल्व करना है, तो आपको हार्ड कॉपीज भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। 650 रुपीज़ में आपको हार्ड कॉपी पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आप लोगों के लिए अलग अलग प्लान है। अगर आप सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हैं और अगर आप सिलेक्ट होना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो हम बायो में शुरू करते हैं। तो बीएससी के एग्ज़ाम में बायो का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है 100 में से 25 क्वेश्चन बायो का होता है, यानी इक्वली इंपॉर्टेंट है। आपको इक्वली फोकस करना होगा, इक्वली इस पर टाइम देना होगा। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री इन सब के अलावा भी आपको बायो भी पढ़ना होगा। ठीक है, तो इसमें मैंने ये देखा है कि पीआईक्यूज मैंने जैसे बताया, मैंने सॉल्व किया है, मैंने सेट किया है, ये सारे मतलब चैप्टर वाइज मैंने सजाया है। ठीक है, तो उसमें मैंने देखा है कि नीट लेवल तक के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि आप नीट के लेवल तक का जाके बायो पढ़े, पूरा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़े, ऐसा नहीं कर सकते। बहुत बहुत लेंदी है, वो पूरा 2 साल लेता है इतना नीट के लेवल का तैयारी करने के लिए। तो इसीलिए मैं आपको बस पीवाईक्यूज और कुछ जो फ्यूचर में आ सकते हैं, जो मेरे हिसाब से जो बहुत बार रिपीट हुए क्वेश्चन, वो मैं आपको ऐड करा दूंगा, वो कंटेंट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम पहला चैप्टर शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर हमारा क्या है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, चैप्टर का नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली बात, डाइजेशन क्या होता है एनसीईआरटी के हिसाब से, ये समझ लिए तो हमारा ये चैप्टर लगभग हो जाएगा। डाइजेशन होता है क्या है। ठीक है, तो एनसीईआरटी के हिसाब से डाइजेशन क्या है, कि एनसीईआरटी के हिसाब से डाइजेशन का मतलब है कि एक प्रोसेस है जिससे कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है ना, वो सिंपल फूड मटेरियल में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल क्या है, सिंपल फूड मटेरियल में कन्वर्ट होते हैं। अब ये ज़रूरी क्यों है, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करने की क्यों ज़रूरत है। हम जो खाना खाते हैं ना, वो हमेशा कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है। हम खाने में क्या क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, फैट लेते हैं, न्यूक्लिक एसिड लेते हैं, ये सब चीज़ें लेते हैं। ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है। जैसे हम जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे समझाऊँ,
जैसे हमने खाने में लिया, कार्बोहाइड्रेट उसमें है, तो उसको डाइजेस्ट करने की क्यों ज़रूरत है, क्यों है? क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। जैसे कि हम जो लेते हैं ना, वो होता है स्टार्च। क्या होता है? अगर हम प्लांट कोई खा रहा है तो स्टार्च खा रहा है। अगर कोई एनिमल खा रहा है, मीट खा रहा है, मांस खा रहा है, तो वो क्या खा रहा है? कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में ग्लाइकोजन खा रहा है। प्लांट से एक और चीज़ मिलता है, क्या है? सेलुलोज। आपको पता है प्लांट का सेल वाल किस चीज़ से बना होता है? सेलुलोज से। तो ये सब चीज़ें खाते हैं, खाने में हम ये सब चीज़ें लेते हैं, लेकिन ये बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, इन्हें एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है बॉडी। तो इसे तोड़ना पड़ता है सिंपल मटेरियल में। जैसे कि इन सबको तोड़ के क्या बनेगा सिंपल में? ग्लूकोज। क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। और क्या बन सकता है? फ्रुक्टोज। क्या बनेगा? फ्रुक्टोज बनेगा। और क्या बन सकता है? गैलेक्टोज। ये सब क्या है? सिंपल फूड मटेरियल है। क्या है? सिंपल है, और इसे एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो इसीलिए डाइजेशन करना जरूरी है, इसको पचाना जरूरी है। उसके बाद क्या होगा? इनका एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, और बॉडी में यूज होगा उसका। एसिमिलेशन, यूज होने को क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन होगा उसके बाद, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलते हैं। तो ले दे के हमें डाइजेशन में क्या समझना है कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल क्या है। उसके हम एग्जाम्पल देखेंगे। प्रोटीन में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स। लिपिड में क्या होता है, मतलब फैट में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फैट क्या बोलते हैं। और उसको हम सिंपल फूड मटेरियल में कन्वर्ट कैसे करते हैं। और सिंपल फूड मटेरियल का मतलब क्या हुआ कि प्रोटीन से जो कॉम्प्लेक्स है इससे सिंपल होके क्या बनेगा, ये जानना है। फैट जो कि कॉम्प्लेक्स है उससे सिंपल मटेरियल में क्या बनेगा। बस यही जानने को हम ये इस चैप्टर में यही जानेंगे, इसी को हम डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तब मैं वन बाय वन, जैसे चार ही तो होते हैं ना मेन हमारे फूड एलिमेंट्स, जो चार होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड। इनका वन बाय वन कॉम्प्लेक्स और सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं, और ये कैसे डाइजेशन होता है सिंपल तरीके से देखते हैं। तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन देखेंगे, और इससे इससे पूछा था अच्छा खासा, इससे भी सवाल मतलब आ सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, कार्ब, ठीक है। तो कार्ब में कॉम्प्लेक्स में क्या आता है, और इससे सिंपल कैसे बनता है, ठीक। तो कार्बोहाइड्रेट में कॉम्प्लेक्स में आपका आ जाता है, क्या बताया था? स्टार्च। क्या आता है? स्टार्च आता है। और क्या आता है? ग्लाइकोजन। दो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इनको हम क्या बोलते हैं? ये कॉम्प्लेक्स, कार्बोहाइड्रेट में कॉम्प्लेक्स में भी दो टाइप है, इनको हम क्या बोलते हैं? पॉलीसेकेराइड। क्या बोलते हैं? पॉलीसेकेराइड। और पॉली का मतलब तो आपको समझ में आ रहा है, मल्टीपल। सेकेराइड का मतलब क्या है? तो आपको सिंपल वर्ड में समझ लीजिए, सेकेराइड का मतलब है शुगर, यानी बहुत सारे शुगर इसमें होते हैं। स्टार्च में लाखों शुगर होते हैं, ग्लाइकोजन में भी लाखों शुगर होते हैं जो बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉलीसेकेराइड। इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? दूसरा कॉम्प्लेक्स शुगर बनेगा, जिसे हम बोलते हैं डाइसेकेराइड, ठीक है। क्या बोलते हैं? डाइसेकेराइड, ठीक है। इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? इससे भी सिंपल वाला फॉर्म बनेगा, जिसमें कि दो ही शुगर होंगे, डाइसेकेराइड। इसमें जो चीज़ें हैं ना, उसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, अगर आप याद करना चाहें, क्योंकि यहाँ तो नहीं पूछेगा लेकिन बायोमोलिक्यूल में ज़रूर पूछ सकता है। बायोमोलिक्यूल से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट से भी, डीएनए से आया हुआ है, प्रोटीन से आया हुआ है, तो बायोमोलिक्यूल में पूछ सकता है। तो इसका ट्रिक है सुमाला, ठीक है। सुमाला, सु से क्या हो जाएगा? सुक्रोज, मा से माल्टोज, ला से लैक्टोज, सुमाला। ये आपका क्या हो गया? सुमाला डाइसेक्राइड, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। आप लिख सकते हैं, इसका एग्जांपल पूछ सकता है बायोमोलिक्यूल में। यहाँ डाइजेशन में तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जानना डाइसेक्राइड का एग्जांपल। अब ये हो गया सिंपल। इससे भी सिंपल क्या बन सकता है? मोनोसेक्राइड। मोनो मतलब सिंगल, मोनोसेक्राइड यानी एक शुगर। एक शुगर का एग्जांपल आप सबको पता है, क्या है? ग्लूकोज। क्या है एग्जांपल? ग्लूकोज। एक और याद करना चाहे तो फ्रुक्टोज, मतलब बताने के लिए है, या तो आप एक ही रखिए, ग्लूकोज, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट का आपका डाइजेशन हो गया। अब ये डाइजेशन हो जाएगा तभी जाके ये एब्जॉर्ब होगा, और बॉडी में ग्लूकोज, आपको पता है ग्लूकोज ही यूज होता है, ठीक है। तब इस डाइजेशन के लिए कुछ एंजाइम्स चाहिए, कुछ किसी जगह पे हो रहे होंगे और कोई एंजाइम हो रहा होगा यूज। तो कम ये जो है ना, पॉलीसेकेराइड से डाइसेकेराइड तक जाने के लिए ना बहुत सारे एंजाइम होते हैं, जैसे कि जिन्हें हम बोलते हैं एमाइलेज। क्या बोलते हैं? एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम होता है, ठीक है। और ये एमाइलेज एंजाइम दो जगह से बनता है। एक तो सेलीवा, कहाँ? सेलीवा यानी आपके माउथ में जो सलाइवरी ग्लैंड होती है उसमें बनता है, जिसे हम सलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं।
दूसरा क्या होता है, पेनक्रियाटिक, यानी आपका पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो है ना, आप अभी आपको ग्लैंड के, जब मैं एनाटॉमी बताऊंगा, अभी डाइजेशन बता रहा क्योंकि ये पहले आ गया तो मैं बता दे रहा। जब फिर से एनाटॉमी बताऊंगा ना तो वहाँ बताऊंगा ग्लैंड के बारे में। पेनक्रियाज बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, बहुत ज़्यादा एंजाइम इससे रिलीज होते हैं। तो पेनक्रियाज, तो एमाइलेज जो है ना वो कहाँ कहाँ से आता है, सिलावरी और पेनक्रियाटिक, दो दो एमाइलेज होते हैं। और डाइसेक्राइड से मोनोसेक्राइड, तो ये देखिए एक और चीज़ मैं आपको यहाँ समझा दे रहा। जितने भी बॉडी में ऊपर ऊपर मतलब यहाँ तो सेलिवा हो गया ऊपर के लेवल पे, फिर उसके बाद पेनक्रियाज पेट लेवल पे हो गया, मतलब स्टमक के जस्ट नीचे मान लीजिए ड्यूडेनम लेवल पे। यहाँ पे पहला स्टेप होगा। अब फूड जो पहला स्टेप हो गया तो और नीचे जाएगा ना, कहाँ जाएगा आपका, और इंटेस्टाइन में, ज्यूजनम में जाएगा, इलियम में जाएगा, मतलब इंटेस्टाइन में जाएगा स्टमक के बाद। तो यहाँ तक तो ये सारे डाइजेशन हो गए, तो उसके बाद ये वाले डाइजेशन कहाँ होंगे, और नीचे, मतलब नीचे वाले पोर्शन में होंगे। तो यहाँ पे जो जूस यूज होगा ना, जो एंजाइम सारे बनेंगे वो कहाँ से आएंगे, इंटेस्टाइनल ग्लैंड से आएंगे। इंटेस्ट, समझ रहे हैं ना, यानी ये इंटेस्टाइन में होगा एब्जॉर्प्शन, तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड से बहुत सारे एंजाइम आएंगे। जैसे कि सुक्रोज को तोड़ने के लिए जो एंजाइम आएगा वो सुक्रेज होगा, माल्टोज को तोड़ने के लिए जो एंजाइम आएगा वो माल्टेज होगा, लैक्टोज को तोड़ने के लिए जो एंजाइम आएगा वो लैक्टेज होगा। सिंपल है, अगर आपको डाइसेक्राइड याद है तो इनका एंजाइम भी सुक्रोज के लिए सुक्रेज, माल्टोज के लिए माल्टेज, लैक्टोज के लिए लैक्टेज, याद हो जाएगा इजीली। तो ये सारे एंजाइम कहाँ से होते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड से। यानी शुरुआत का डाइजेशन आपका बॉडी के ऊपर हिस्से में होगा, सिलावरी ग्लैंड में होगा, आपका पेनक्रियाटिक एंजाइम करेगा। उसके बाद जो डाइजेस्ट हो जाएगा, बाकी बचा हुआ डाइजेशन, क्योंकि इतना हो गया डाइजेशन, तो आगे वाला डाइजेशन आपका इंटेस्टाइनल ग्लैंड करेगा। तो ये मैं इसलिए ये रिलेशन बता रहा या फिर ये जो फैक्ट बता रहा क्योंकि आपको याद करना आसान होगा कि ये वाले स्टेप तो पहले स्टेप है, ये ऊपर ही हो जाएंगे, और बाकी जो बड़ा ये बाद वाले स्टेप है ये नीचे होंगे, क्योंकि ये पहला स्टेप ऊपर हो जाएगा उसके बाद ही वो स्टेप शुरू होगा। ठीक है, तो आपको एक याद करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं, ये आपका एक तरह से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन पूरा हो रहा है इसमें। ठीक है, और साइट भी बता दिया मैंने कि कहाँ कहाँ से ये जूस आ रहे हैं। ठीक है, सब बता दिया। डाइजेशन को आगे बढ़ने से पहले मैं एक और चीज़ बता दे रहा। एक तो डाइजेशन जगह कहाँ कहाँ हो सकता है, एक तो माउथ में हो सकता है डाइजेशन, जो कि बहुत कम होता है, दूसरा जगह है स्टमक में हो सकता है, और तीसरा जगह है इंटेस्टाइन। ठीक है, तीन ही जगह है जहाँ डाइजेशन होता है, माउथ, स्टमक और इंटेस्टाइन। ठीक, अब इंटेस्टाइन में भी सबसे ज़्यादा डाइजेशन कहाँ होता है, ड्यूडेनम में। इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है, जो मैं एनाटॉमी में बताऊंगा तो वहाँ भी बता दूंगा, लेकिन यहाँ बताना जरूरी है। तो इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में ही ज़्यादा डाइजेशन होता है, ड्यूडेनम में। उसके बाद तो एब्जॉर्प्शन वाले काम शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ड्यूडेनम तक पूरा डाइजेशन हो जाता है, उसके बाद क्या होते हैं, एब्जॉर्प्शन वाले काम शुरू होते हैं। तो जो मैंने डाइजेशन बताया ना, या तो ये जैसे ये माउथ में होगा ये वाला सलीवा, पेनक्रियाज कहाँ होगा, ड्यूडेनम में। बताऊंगा पेनक्रियाज का जूस कैसे ड्यूडेनम में जाता है, वो एनाटॉमी में आपको सब क्लियरली दिखेगा। तो पेनक्रियाज वाला एंजाइम कहाँ एक्ट करेगा, ड्यूडेनम में करेगा। ये एंजाइम कहाँ एक्ट करेगा, ड्यूडेनम में, क्योंकि इंटेस्टाइन में डाइजेशन एक ही जगह मोस्टली होता है, ड्यूडेनम, बाकी जगह जो है ना एब्जॉर्प्शन होता है। तो आपका कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कंप्लीट हो गया। इसके बाद प्रोटीन, ये सिंपल है इसका डाइजेशन। तो प्रोटीन में भी सीधा सा तरीके से चलते हैं कि प्रोटीन जो हम लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। क्या होता है जो हम खाते हैं वो सिंपल तो होगा नहीं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा, तभी तो उसका डाइजेशन करना जरूरी है, और सिंपल फॉर्म में तोड़ना जरूरी है ताकि उसका एब्जॉर्प्शन हो। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है सबसे पहले प्रोटीन, जो कि पॉलीपेप्टाइड होता है। पॉली, फिर पॉली वर्ड आएगा, हमेशा कॉम्प्लेक्स में क्या आएगा, पॉली वर्ड आएगा। पॉलीपेप्टाइड यानी बहुत सारे पेप्टॉन्स होते हैं, बहुत सारे पेप्टाइड्स होते हैं। ठीक है, वो जुड़े होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड। बहुत सारे अमाइनो एसिड, बहुत सारे मतलब हजारों में, लाखों में, ये क्या है, अमाइनो एसिड है। ये अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं कौन से बॉन्ड से, पेप्टाइड बॉन्ड से। ये बायोमोलिकुल का चीज़ है, लेकिन जान आपको वहाँ भी जानना ही पड़ेगा कि ये पेप्टाइड बॉन्ड होता है प्रोटीन के बीच, अमाइनो एसिड के बीच। तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्रोटीन। ये हम खाते हैं। ठीक है, माउथ में कोई डाइजेशन नहीं होगा, प्रोटीन इतना सिंपल चीज़ नहीं है कि माउथ से ही डाइजेशन शुरू हो जाए, बहुत कम, या ना के बराबर ही आप मानो। डाइजेशन इसका शुरू होगा स्टमक से, बताया था ना, या तो माउथ या स्टमक या इंटेस्टाइन। तो माउथ में तो निग्लेक्टेबल मत मानिए, स्टमक में शुरू होगा। ठीक है, स्टमक में शुरू होगा, और स्टमक में जो ये डाइजेशन शुरू होगा प्रोटीन का, वो किस एंजाइम से होगा, पेप्सिन। पेप्सिन जो है ना ये एक्टिव है, एक्टिव फॉर्म है इसका। स्टमक में जो इनएक्टिव फॉर्म होता है ना, पेप्सिनोजन होता है। क्या होता है, इसी में क्या जोड़ दोगे, पेप्सिनोजन। ये इसीलिए बता रहा है क्योंकि पूछ सकता है कि इसमें
पेप्सिन, पेप्सिनोजन सेम चीज़ है, बस ये इनएक्टिव फॉर्म है, वो एक्टिव फॉर्म है, वही काम करता है। ये तो बस सिक्रेट होता है, लेकिन इसको एक्टिव होके क्या बनाना होता है, पेप्सिन, तभी जाके ये प्रोटीन को तोड़ेगा। ये प्रोटीन को किस चीज़ में तोड़ेगा, आधे बहुत कम प्रोटीन को तोड़ता है, तो बाकी सारे प्रोटीन को तो वैसे ही छोड़ देगा। किस चीज़ में, प्रोटीन को तो यूं ही छोड़ देगा, कुछ प्रोटीन को तोड़ेगा किस चीज़ में, पेप्टोन में। किस चीज़ में, पेप्टोन्स। और किस चीज़ में, प्रोटीओज, प्रोटीओजेस। मतलब समझ रहे हैं ना, नाम से ही समझ में आ रहा है इस चीज़ में तोड़ेगा। ये भी उतना सिंपल नहीं है, ये भी कॉम्प्लेक्स ही है, अभी अभी भी ये एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, इसको और तोड़ना होगा। ठीक है, इसको और तोड़ने के लिए जो एंजाइम आएगा, तो स्टमक में तो इतना ही टूटा है, इसके बाद कहाँ है, कहाँ पे टूटेगा, तो बच गया इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन ही तीसरा जगह जहाँ डाइजेशन होता है, यानी ड्यूडेनम में टूटेगा। और ड्यूडेनम में कौन सा एंजाइम यहाँ पे तोड़ेगा, पेनक्रियाज के जो है ना, पेनक्रियाटिक एंजाइम जो है ना, वो तोड़ेंगे, जिसमें एंजाइम का नाम आप याद रख सकते हैं, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन। अगर आपको एक याद हो जाए तो दूसरा भी याद हो जाएगा, काइमोट्रिप्सिनोजन। डाइपेप्टाइडेज, नहीं, डाइकार्बोक्सी पेप्टाइडेज इसका नाम है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये जो है ना, इसीलिए मैं ये तीनों लिखवा रहा, क्योंकि ये आ गया है ना, तो वो दो भी आ सकते हैं, वो दो ज़्यादा, वो ये ऊपर वाला ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आ ये भी गया है। ये मैंने बायोमोलिकुल में उसे ऐड कर दिया, इस क्वेश्चन को यहाँ पे मैं मिस कर दिया हूँ शायद, तो बायोमोलिकुल में फिर बता दूंगा, डाइकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, क्योंकि ये सब बायोमोलिकुल के भी चीज़ है, तो बायोमोलिकुल में भी ऐड किया जा सकता है। तो ये तीन एंजाइम है, ये क्वेश्चन आ गया है, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों भी आ सकता है, तो इसलिए मैंने तीनों एंजाइम का नाम लिख दिया। ठीक, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, डाइकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। अब ट्रिप्सिनोजन आपको याद है, लेकिन अगर ट्रिप्सिन दे दे तो वो भी आंसर जाएगा, आपको पता है ना, ये इनएक्टिव फॉर्म हो गया, एक्टिव होगा तो ये ट्रिप्सिन ही बनेगा। जैसे पेप्सिनोजन से एक्टिव होके पेप्सिन बन रहा है, तो ट्रिप्सिनोजन से एक्टिव होके ट्रिप्सिन बनेगा। और ये तोड़ेगा, इन सबको किस में तोड़ेगा, डाइपेप्टाइड में। अब ये सब जानना उतना ज़रूरी नहीं है, बस मैं आपको बता रहा, क्योंकि ये सिंपल चीज़ है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इन सब के बाद डाइपेप्टाइड में ही टूटेगा, और डाइपेप्टाइड के बाद जो है ना, अब इसके बाद कौन से एंजाइम आएंगे, पेनक्रियाज के एंजाइम काम कर गए, तो एक ही एंजाइम और बचा, इंटेस्टाइनल ग्लैंड के। ठीक है, तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड के एंजाइम्स आ जाएंगे, जो कि आपको नहीं याद रखना है, बस ये समझ लीजिए फाइनली टूट जाएगा एमाइनो एसिड में। मतलब सारे, ये तो याद करना है, ये जूस आ कहाँ से रहा है, ये एंजाइम इंटेस्टाइनल, मतलब सिंपल है, इसमें कोई साइंस नहीं है, तो जो ये याद नहीं रखा जा सकता, सिंपल है कि पेनक्रियाज के एंजाइम काम करके उसे डाइपेप्टाइड में तोड़ दिए, तो अब इंटेस्टाइन के एंजाइम बचेंगे, इंटेस्टाइनल ग्लैंड के, वो तोड़ देंगे उसे अमाइनो एसिड में। फाइनली उसका डाइजेशन हो गया और ये एब्जॉर्ब हो जाएगा अमाइनो एसिड की फॉर्म में। ठीक, तो इसे फिर से अगर हम देखना चाहें, वैसे तो समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल चीज़ है कि प्रोटीन क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड होता है, बहुत सारे अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ठीक, अब इनका डाइजेशन माउथ से तो शुरू नहीं होता है, कहाँ से होता है, स्टमक से शुरू। तो स्टमक में जो एंजाइम होता है पेप्सिनोजन, वो एक्टिव हो जाता है, पेप्सिन बना देता है, पेप्सिन के फॉर्म में एक्टिव हो जाता है, और इस प्रोटीन को तोड़ता है, लेकिन कुछ ही तोड़ पाता है, तो ज़्यादातर प्रोटीन वैसे ही रह जाते हैं, कुछ को तोड़ता है पेप्टॉन्स और प्रोटीओजेज में। ठीक है, ये एनसीईआरटी के लाइन्स हैं, और ये पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक क्वेश्चन आ गया है, तो ये भी पूछ सकता है। ठीक है, अब ये स्टमक में हो गया डाइजेशन, तो अब जाएगा कहाँ पे डाइजेशन, इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम में। तो ड्यूडेनम में सबसे पहले कौन सा जूस आता है, पेनक्रियाटिक जूस आता है। तो पेनक्रियाटिक जूस जो है ना, तीन पेन के इसमें प्रोटीन के, मतलब प्रोटीन को लिए तीन एंजाइम होते हैं प्रोटीन के डाइजेशन के लिए, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, डाइकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये क्वेश्चन आ गया है, तो इसका मतलब ये भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन एंजाइम है जो कि आप रट सकते हैं, फ्लो में ही याद हो जाएगा, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, डाइकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये इनको तोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, डाइपेप्टाइड। सिंपल सा है यार, पॉलीपेप्टाइड टूटेगा तो ये सब, ये मल्टीपेप्टाइड है, ये भी पॉलीपेप्टाइड है, ये सब टूटेंगे तो क्या बनेंगे, डाइपेप्टाइड। अब ये डाइपेप्टाइड को तोड़ना है, तो पेनक्रियाटिक एंजाइम तो काम कर गया, अब क्या बचा, इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल एंजाइम्स, वो तोड़ के उसे क्या बना देंगे, अमाइनो एसिड में बना देंगे, तो ये आपका हो जाएगा डाइजेशन, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। प्रोटीन का आपका पूरा डाइजेशन हो गया, पूरा। अब मैंने क्या बताया था कि ये वाला एक तो स्टमक में, जैसे ये क्या हो गया, स्टमक में हो गया, फिर मैं जब पढ़ाऊंगा ना एनाटॉमी, तो वहाँ भी बता दूंगा। ये स्टमक में जो डाइजेशन हो गया, यानी आपका, चलिए एक बार थोड़ा डायग्राम बना दूँ, अगर कुछ लोग बायो के बैकग्राउंड से नहीं है, उनको शायद ना समझ में आ रहा हो, तो एक बार डायग्राम बना दे रहा।
ये होता है स्टमक, जिसे हम पेट बोलते हैं, जिसमें खाना स्टोर होता है। यहाँ पे तो एक डाइजेशन हो गया, ये पहला स्टेप जो बता दिया। अब ये सब बचा ना, ये आगे आ गए, कहाँ पे आ गए, ये है ड्यूडेनम, यहाँ के बाद से ना ड्यूडेनम शुरू हो जाता है। तो ये ड्यूडेनम में डाइजेस्ट होगा, तो सबसे पहले कौन एंजाइम आएंगे, पेनक्रियाज के एंजाइम आएंगे। वो उसे किस में तोड़ देंगे, डाइपेप्टाइड में। अब डाइपेप्टाइड को तोड़ना है तो पेनक्रियाज के एंजाइम तो काम कर गए हैं, अब कौन से एंजाइम आएंगे, यहाँ के लोकल एंजाइम इंटेस्टाइन के। पेनक्रियाज यहाँ पे होता है, ये आपका होता है पेनक्रियाज। आप डायग्राम देख लीजिएगा, अगर आपके पास बुक हो कहीं से देख लीजिए डायग्राम खोल के, रियल डायग्राम, लेकिन होता यही चीज़ है। ये आपका पेनक्रियाज हो गया, यहाँ के एंजाइम तो काम कर गए, तो इसके बाद इंटेस्टाइनल ग्लैंड के एंजाइम उस पर काम करके अमाइनो एसिड में फाइनली तोड़ देंगे। डाइजेशन हो गया, सिंपल है। एक फ्लो में आपका प्रोटीन हो गया, अब बचा आपका लिपिड, मतलब मेन एक ही बचा, लिपिड ही। और ये एक तरह से मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है, फैट जो है ना इम्पोर्टेंट है। हालांकि इससे क्वेश्चन मैंने देखा नहीं, लेकिन नीट में बहुत इंपॉर्टेंट होता था इससे बहुत सारे क्वेश्चंस। क्योंकि फैट जो है ना, आपको पता है, लोग बोलते हैं ज़्यादा ऑयली चीज़ मत खाओ, ऑयली चीज़ डाइजेस्ट करना आसान नहीं होता, तो इसका प्रोसेस जो है ना थोड़ा टफ होता है, मुश्किल होता है, इसको डाइजेस्ट करना आसान नहीं होता है। तो फैट का डाइजेशन मुंह में तो कभी हो ही नहीं सकता, मतलब ना के बराबर, स्टमक में नहीं हो सकता। फैट के डाइजेशन के लिए हमें चाहिए क्या, बाइल। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या है, बाइल। ये बाइल नहीं रहेगा ना, फैट का डाइजेशन नहीं होगा। देखते हैं कुछ लोगों का सुने होंगे लीवर खराब हो जाता है, या फिर गल ब्लाडर, गल स्टोन होता है, ऑपरेशन के बाद गल ब्लाडर निकाल दिया जाता है, तो उसके बाद उनको बुलाता है फैटी चीज़ें ना खाए, क्योंकि वो पचेगा नहीं, ठीक। क्यों, क्योंकि ये बाइल नहीं, मतलब बाइल नहीं मिल पाता है, बाइल की ज़रूरत होगी डाइजेस्ट करने के लिए। ये बाइल जो है ना लीवर में बनता है, बनता कहाँ पे है, चलिए बाइल के बारे में बता दूँ, क्योंकि ये यहाँ पे यूज होगा। बाइल लीवर में बनता है, ये लीवर है, लीवर में बनता है, लेकिन इसका जो कंसंट्रेशन करना, इसको कंसंट्रेट करना, एक्टिवेट करना, हाईली पोटेंट बनाना, ये काम करता है गल ब्लाडर, ठीक है। और फिर ये पेनक्रियाटिक जूस के साथ मिलके एक साथ, मतलब ये दोनों जो है ना, पेनक्रियाटिक एंजाइम और बाइल दोनों मिल के ड्यूडेनम में खुलते हैं। ये बनाया था ना, ये ड्यूडेनम का डायग्राम यहाँ इस तरह से पिछले में ये बनाया है ना, ये भी इसमें खुलता है, इसके साथ साथ बाइल वाला भी डक्ट एक साथ, मतलब दोनों एक साथ जुड़ के, ये देखिए जुड़ गया एक साथ, ये भी जुड़ गया बाइल, पेनक्रियाटिक एंजाइम, पेनक्रियाटिक जूस भी जुड़ गया, ये दोनों मिल के एक साथ खुलते हैं ड्यूडेनम में। एनाटॉमी में मैं यहाँ एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, अभी मैं बस आपको ये बता रहा बाइल होता क्या है। तो बाइल किसने बनाया, लीवर ने बनाया, लेकिन इसको पोटेंट, मतलब और ज़्यादा एक्टिव, और ज़्यादा क्या बोले, पावरफुल कौन बनाता है, गल ब्लाडर, क्योंकि उसे कंसंट्रेट कर देता है। पहले लिक्विड होता है, ज़्यादा डाइल्यूटेड होता है, इसे कंसंट्रेट करता है कौन, गल ब्लाडर, कौन, गल ब्लाडर। और गल ब्लाडर फिर वो बाद में आके ड्यूडेनम में अपना एक्शन करता है, और इसका एक्शन क्या है, मेन काम क्या है, फैट को डाइजेस्ट करना, ठीक। तो ये चीज़ मैं मिटा रहा, ये एनाटॉमी में फिर से बता दूंगा, क्योंकि अब डाइजेशन लगभग ख़त्म ही होने वाला है, उसके बाद बस एनाटॉमी बचा। मतलब आपको इतने सिंपल तरीके से, इतने कम जगह से इतना कंसाइज, इतना डिटेल बताया हूँ, इतने सिंपल तरीके से अब खत्म होने वाला है। तो देखो मैंने क्या बताया, फैट को डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। अब मुश्किल क्यों होता है, आप लोग केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, आप लोगों को पता होगा, केमिस्ट्री आप लोग पढ़ते हैं, मतलब मैथ वाले हैं, आप लोग को पता होगा कि फैट जो होता है ना, वाटर इनसोल्यूबल होता है, पानी में घुलता नहीं है। तो जब तक ये पानी में घुलेगा नहीं, यानी इंटेस्टाइनल जूस में मिलेगा नहीं, तब तक ये इस पे एंजाइम्स एक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसको घुलाना होगा, और ये घुलाने का काम जो है ना, वो बाइल ही कर सकता है, ठीक है ना, वो बाइल ही करता है, ये घुलाने का काम कौन करता है, बाइल, ठीक है। इसीलिए बाइल जरूरी है इसके डाइजेशन में। ये क्या करता है ना, इस फैट को, बड़ा सा फैट का चंक है एक साथ है, वो डिजॉल्व नहीं हो रहा है एंजाइम में, घुल मिल नहीं रहा, मिक्स नहीं हो रहा है, उसको तोड़ देता है, क्या करता है, छोटे छोटे मिसेल्स में। मतलब ये भी फैट ही है, कोई डाइजेस्ट नहीं किया इसने, बस बड़े बड़े वो जो बाइल एक साथ चिपका हुआ था, पानी में घुल ही नहीं रहा था, उसको तोड़ के पानी में घोल दिया मिसेल के फॉर्म में, ठीक है। किस फॉर्म में, मिसेल के फॉर्म में। इसे फैट ग्लोब्यूल भी बोल सकते हो, मतलब छोटे छोटे फैट के फॉर्म में। अब ये मिसेल जो है ना, ये घुल गया, अब इस पर डाइजेस्टिव एंजाइम जो है ना वो काम करेंगे। तो ये वाला स्टेप जरूरी है, इसके बिना जो है ना फैट का डाइजेशन स्लो हो जाएगा या नहीं होगा, ठीक है। तो अब आते हैं, अब ये मिसेल जो है ना, ये भी क्या है, एक तरह से फैट है, तो इसे भी मैं फैट ही बोलूँगा, बस ये घुल गया है अच्छे से। तो इस फैट पे जो है ना, इस फैट पे सबसे पहले जो एंजाइम काम करता है ना, लाइपेज, आई थिंक एक ही एंजाइम है लाइपेज, जो आपको याद रखना है। ये कहाँ से आता है, एक तो पेनक्रियाज, ठीक है,
दूसरा पेनक्रियाटिक जूस, और दूसरा कहाँ से, इंटेस्टाइनल जूस से भी, दोनों जगह से। क्योंकि अकेले ये पेनक्रियाटिक जूस है ना, अकेले नहीं डाइजेस्ट कर पाएगा, ये थोड़ा सा डाइजेस्ट करेगा, एक स्टेप कर देगा, अगले स्टेप पे इंटेस्टाइनल जूस को एक्ट करना है। तो वो सारा स्टेप में एक जगह दिखा रहा है, आपको जानना भी जरूरी नहीं है, बस ये जान लीजिए लाइपेज कहाँ से आता है, पेनक्रियाट और इंटेस्टाइनल ग्लैंड से। वो भी जानना नहीं जरूरी, बस लाइपेज जान लीजिए ये डाइजेस्ट करके किस फॉर्म में तोड़ देता है, फैटी एसिड किस फॉर्म में, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है। तो ये फैट के डाइजेशन में मेन ये लाइन है, ये पूछेगा, ये ना पूछने वाला, पूछेगा ये, क्योंकि ये क्या बोलते हैं, लिमिटिंग, आप समझ लीजिए जैसे रेट लिमिटिंग होता है ना, यही है लिमिटिंग। अगर ये अगर वीक पड़ गया, ये कम पड़ गया बाइल ना, तो ये कितना भी है, डाइजेशन अच्छा नहीं हो पाएगा। बस ये याद रखिए जो मैंने बता दिया। तो एक ही चीज़ याद रखिए कि बाइल बाइल करता क्या है कि फैट को जो है ना तोड़ के इमल्सी, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सॉरी लिखना भूल गया, ये यही तो क्वेश्चन बनेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। आपने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, और भी जगह पढ़ा होगा आप लोग, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम इमल्सिफिकेशन बोलते हैं, और ये स्टेप जरूरी है फैट के डाइजेशन में। ये स्टेप एनसीईआरटी में जैसे कि मैंने हाईलाइट कर दिया है, ये सब चीज़ें, जो जो चीज़ें मैं बता रहा मैं एनसीईआरटी में हाईलाइट करके वहीं से देख के आके बता रहा, क्योंकि चीज़ें मुझे उतना बहुत पुरानी हो गई है, ये सब बेसिक चीज़ें उतना याद नहीं रहती, और ज़रूरी भी नहीं है, मेरे काम की भी नहीं है। तो यही चीज़ एनसीईआरटी में बताया कि इसे इमल्सिफिकेशन बोलते हैं फैट का, जिसमें कि क्या है, फैट का जो बड़ा सा ग्लोब्यूल है ना, बड़ा सा फैट है, वो स्मॉल स्मॉल मिसल्स में टूट जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया लिपिड का डाइजेशन। चौथा चीज़ है डीएनए आरएनए का डाइजेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे नहीं पूछा जाता है। ज़्यादा ज़्यादा अगर आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है तो मैं एक चीज़ बताऊंगा ना, एंजाइम का नाम सिंपल है, डीएनए को तोड़ने के लिए डीएनएज, कौन सा एंजाइम, डीएनएज। आरएनए को तोड़ने के लिए आरएनएज, कौन सा एंजाइम, आरएनएज। न्यूक्लियोटाइड को तोड़ने के लिए न्यूक्लियोटाइडेज। न्यूक्लियोसाइड को तोड़ने के लिए, ये सब वर्ड क्या है, ये सब बायोमोलिक्यूल में हम डीएनए का स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे ना तब समझ जाएंगे कि न्यूक्लिक एसिड में कुछ न्यूक्लियोटाइड कोई वर्ड होता है, एक न्यूक्लियोसाइड वर्ड होता है, तो वही न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज। डीएनए के लिए डीएनएज, आरएनए को तोड़ने के लिए आरएनएज। इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछता है, पूछेगा भी तो बहुत सिंपल है, मतलब कुछ है नहीं ये पहाड़ जो याद ना रहे। मेन ये है, ये वाली बात, ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, और ये पूछ सकता है, अभी तक तो पूछा नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से ये पूछना चाहिए और पूछ सकता है। तो हमारा क्या है, डाइजेशन जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस डाइजेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमें एनाटॉमी पढ़ना है, क्योंकि एनाटॉमी से मैंने क्वेश्चन देखे, अभी दिखाऊंगा भी, जीआईटी के जो है ना एनाटॉमी से भी क्वेश्चन आते हैं। तो मैं ये मिटा रहा यहाँ पे एक जगह में आप लोगों को एनाटॉमी थोड़ा सा बता दूँ एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कॉम्प्लेक्स लगा हो, मैंने ज़्यादा लेंदी कर दिया हो तो बताइएगा, लेकिन ये चीज़ जितना मैंने बताया है डिटेल में ना लेंदी हो जाएगा। मैंने जितना डिटेल में बताया है इतने कम वर्ड्स में, इतने कम जगह में, तो लेंदी हो ही जाएगा, ठीक है। आते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल के एनाटॉमी में, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल होता क्या है, एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है कि माउथ से लेके एनस तक जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, वो पाइप के फॉर्म में होता है, मतलब एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, माउथ से शुरू होता है और एनस तक ख़त्म होता है, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। अब एलिमेंट्री कैनाल में जो है ना, एक तो गट आता है, क्या आता है, गट। गट का मतलब अभी बता रहा है, जिसे हम जीआईटी भी बोलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। और दूसरा क्या आता है, एसोसिएटेड ग्लैंड्स, एनसीईआरटी का वर्ड है ये, ठीक है ना। एसोसिएटेड ग्लैंड, ये क्या है, एनसीईआरटी का वर्ड है, इसीलिए मैं सेम वर्ड यूज कर रहा, एसोसिएटेड ग्लैंड। अब गट क्या होता है कि माउथ से लेके बताया जैसे कि एनस तक जो ये स्ट्रक्चर होता है ट्यूबुलर, उसे हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, जिसके थ्रू फूड पाथ होता है, जिस जहाँ से फूड डाइजेशन होता है। लेकिन फूड डाइजेशन के लिए कुछ जूस, कुछ एंजाइम चाहिए, वो कौन बनाता है, ग्लैंड बनाता है। और सबसे पहले हम ग्लैंड के बारे में ही पढ़ लेते हैं, ये कौन कौन से ग्लैंड होते हैं, बस नाम यहाँ पढ़ लेते हैं, फिर इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। एक होता है आपका, सबसे पहले आपको जैसे पता है मुंह में क्या होता है, सिलावरी ग्लैंड, ठीक। और बताइए नीचे आइए, स्टमक में क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड।
और क्या होता है पेनक्रे ड्यूडेनम में कौन सा मतलब उसके उसमें जो एंजाइम आते हैं कहाँ कहाँ से आते हैं, पेनक्रियाटिक ग्लैंड। और कौन सा ग्लैंड होता है, लास्ट बच गया है एक इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ये तो हमारे मेन ग्लैंड हो गए, ठीक है। ये चार हमारे मेन ग्लैंड हो गए। लेकिन क्वेश्चन इनसे नहीं आया है। क्वेश्चन एक स्पेशल ग्लैंड से आया जो कि एनसीईआरटी में उसका नाम भी जिक्र है, मेंशन है उसका नाम। उसका नाम है ब्रूनर ग्लैंड, ठीक है। ब्रूनर्स ग्लैंड क्वेश्चन इससे आया है। अब ये होता क्या है ब्रूनर्स ग्लैंड, ये इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में होता है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है, ठीक है। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के, अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। सब म्यूकोसा में होता है, लेयर होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको हम ट्रांस जैसे पाइप की तरह है, उसे हम काटेंगे ना, लेयर आएंगे। सीरोसा, मस्कुलारिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा, चार लेयर आएंगे। वो लेयर का मैं डायग्राम अभी बनाता हूँ, पहले ये लिख दूँ कि ये सब म्यूकोसा में होता है। लेयर का डायग्राम बनाता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। सब म्यूकोसा में एक ग्लैंड होता है, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन ट्यूबुलर है ना, इसे हम काट देंगे ना ऐसे, ट्यूब को ट्रांसवर्सली, तो ये आपका ऐसा आएगा ना। अंदर ये फूड इसके अंदर से जाता है, ये आपका अंदर का स्पेस हो गया। ये बाहर का वॉल हो गया, ठीक है, ये पूरा थिकनेस हो गया वॉल का। इसमें सबसे बाहर जो होता है ना लेयर, जैसे मैं यहाँ बना रहा, सबसे बाहर ये क्या है, सिरोसा है, क्या है, सिरोसा सबसे बाहर वाला। ये नाम आप ना भी याद रखें तो सही है, लेकिन मैं बता दे रहा, बेसिक के लिए लिख सकते हैं आप, सिरोसा। उसके बाद क्या होता है, मसल के लेयर आते हैं, क्या आते हैं, मसल के लेयर। उसे हम क्या बोलते हैं, मस्कुलारिस। उसके बाद क्या आता है, सब म्यूकोसा। सबसे ज़्यादा सवाल जो होते हैं ना सब म्यूकोसा से होता है। ये इतना थिक लेयर जो बनाया है ना ये मैंने, ये सब म्यूकोसा है, क्या है, सब म्यूकोसा। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, एक तो ब्रूनल ग्लैंड इसमें होता है, ठीक। और दूसरा क्या है कि इसमें इसी में जितने भी ब्लड वेसल्स होते हैं, यहाँ पे जितने भी ब्लड वेसल्स है, नर्व है, समझ रहे हैं ना, न्यूरॉन्स है, जितने भी लिम्फेटिक्स है, क्या क्या, ब्लड वेसल, नर्व और लिम्फेटिक्स, ये सब इसी में होते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें इसी में होता है, इसीलिए सवाल सबसे ज़्यादा अगर आ सकता है तो इसी से आ सकता है कि सब म्यूकोसा में क्या क्या होता है। एक तो कनेक्टिव टिश्यू होगा, वो बेसिक चीज़ है कि कनेक्टिव टिश्यू होगा। और मेन मेन चीज़ क्या है, ब्लड वेसल, नर्व एंड लिम्फेटिक्स और ब्रूनर्स ग्लैंड, ये सारी चीज़ें कहाँ होंगे, सब म्यूकोसा में। और अंदर वाला जो ये है ना, ये क्या है, म्यूकोसा है, क्या है, म्यूकोसा। और इसमें क्या होते हैं, जो भी ये जो मैंने बताया ना, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये सारे जो है ना इसी के अंदर होते हैं, म्यूकोसा में ही ये होते हैं सारे ग्लैंड। म्यूकोसल ग्लैंड होते हैं ये सारे, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब कुछ लोग जो है ना जो बायो बिल्कुल ही नहीं पढ़े, या फिर जिनको बायो में इंटरेस्ट ही नहीं होता है, उनको ये सब चीज़ें थोड़ा सा टफ लगेगा। और मैंने गलती कर दी शायद, इसमें डायग्राम भी अलग से बाहर से मैं ऐड कर देता तो शायद ज़्यादा विजुअल हो जाता और ज़्यादा इमेजिन करना आसान होता। तो मैं अगले चैप्टर से, अगली बार से पहले से यही कर लूँगा। ये पहला चैप्टर है तो इसमें मुझे लग रहा है कि और डायग्राम ऐड करने चाहिए, ठीक है। इसमें नहीं किया हूँ, लेकिन अगली बार से करूँगा। और अभी मैं जब डायग्राम बना दूंगा, डायग्राम एक बार आप लोग देख लीजिएगा, तब फिर से ये वीडियो देखिएगा ना, तो एक एक चीज़ें आप इमेजिन कर सकते हैं। एनाटॉमी एक बार अगर आप देख लीजिएगा, तब फिर से ये जब देखिएगा ना, आपको ये वर्ड्स सब समझ में अच्छे से आने लगेंगे। तो मैं ये ग्लैंड के बारे में मैंने बता दिया, ठीक है। उसमें स्पेशल ग्लैंड के भी बारे में बता दिया। अब मैं जो कि जीआईटी है, गट है, वो कहाँ से शुरू होता है वो बता रहा हूँ। सबसे पहले ये माउथ हो गया, ठीक। उसके बाद ये फेरिंग्स हो गया, ठीक। अब फेरिंग्स है ना, ये कॉमन, हालांकि ये डायग्राम उतना सही नहीं है, डायग्राम हमेशा ऐसे बनना चाहिए, आप लोगों को समझ नहीं आएगा ये थोड़ा सा। ये नाक का नाक का ये छेद है, ये मुंह का है, ठीक है। नोस्ट्रिल है, ये माउथ है, ठीक है। ये दोनों से एक ही जगह खुलते हैं जिसे हम फेरिंग्स बोलते हैं। ये बस बताना था कि ये कॉमन है। ऐसा नहीं कि नाक से जो हवा जाती है उसके लिए एक अलग रास्ता है, मतलब गले में, गले में एक ही जगह है, क्या है, फेरिंग्स है, उसके बाद ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं।
कि एक जो है ना, एक ट्रैकिया में चला जाता है, क्या हवा जो है ना ट्रैकिया में चला जाता है और वहाँ से लंग में चला जाता है। तो ये चीज़ हमें पढ़ना नहीं है, तो ये मैं मिटा दे रहा। बस ये दिखाना था कि ये कॉमन होते हैं। जो फूड होता है ना वो कहाँ से चला जाता है, ईसोफेगस में, ठीक। ईसोफेगस से ये फिर नीचे आता है, फिर कहाँ जाता है, पेट में, एस्टमक, ठीक। ये क्या हो गया, एस्टमक हो गया। अब एस्टमक से नीचे जो है ना इंटेस्टाइन शुरू होता है, माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, एस्टमक। अब क्या हो गया, इंटेस्टाइन शुरू होगा। अब इंटेस्टाइन के जो है ना तीन पार्ट है। सबसे पहला पार्ट क्या है, ड्यूडेनम, जिसका मैं बार बार जिक्र करा कि यहीं पे सारा डाइजेशन हो जाता है, क्योंकि स्टमक में डाइजेस्टेड, पार्सली डाइजेस्टेड फूड होता है, यहाँ पे आके पूरा डाइजेस्ट हो जाता है। या ड्यूडेनम में ये सी शेप होता है, इसका शेप देख रहे हैं, सी की तरह है, सी शेप मान लीजिए। इसके बाद ड्यूडेनम के बाद कहाँ जाएगा, जेजुनम, मतलब दूसरा पार्ट। उसके बाद जेजुनम क्वाइल्ड होता है, मतलब इतने ही जगह में वो क्वाइल्ड है, 1-1.5 मीटर लंबा होता है, मतलब पूरा इंटेस्टाइन, फिर भी इतने ही दूर में क्वाइल है। और इलियम क्या है, उससे भी ज़्यादा क्वाइल है। इलियम जो है ना और ज़्यादा, मतलब ऐसे क्वाइलिंग है उसमें, ठीक है। तो क्या हो गया, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, तीन पार्ट इंटेस्टाइन के हो गए ना। अब इसमें मुझे यहाँ तक तो इंटेस्टाइन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में ज़्यादा जानना नहीं है। लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में अगर जानना भी है तो ये आपको डायग्राम बस बना के दिखा रहा है कि ये यहाँ पे जो इलियम है ना एट द एंड आता है, और यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में खुल जाता है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे। काम का नहीं है, बस दिखा दे रहा है डायग्राम में। ये आपका एनस हो गया, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे खुल जाता है, खुलता जो है ना इस जगह को, इसे हम सीकम बोलते हैं, सीकम बोलते हैं। और यहीं पे जो अपेंडिक्स होता है, जो बोलते हैं ना अपेंडिसाइटिस हो जाना, ऐसे बहुत लोग हो जाता है, ये अपेंडिक्स होता है, यहीं पे होता है अपेंडिक्स, जिसमें अपेंडिसाइटिस हो जाता है, बच्चों को खासकर होता है, और पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो अपेंडिक्स हो गया, ये खुल के लास्ट में कहाँ जाएगा, रेक्टम में, और एनस में खुल जाएगा, रेक्टम में, और ये एनस हो गया। तो ये आपका एनाटॉमी हो गया। अब इसमें जो ग्लैंड है वो कहाँ कहाँ होते हैं, तो माउस में कौन से ग्लैंड होते हैं, सेलावरी ग्लैंड। कौन से ग्लैंड, सेलावरी ग्लैंड, तीन पेयर होते हैं, तीन बनाया हूँ ना ये डक्ट, तीन पेयर होते हैं। एक तीन सेलावरी ग्लैंड कितने होते हैं, ये पूछ सकता है, कितने होते हैं, 3 पेयर, यानी 6 होते हैं। 3 पेयर बोलना है, ठीक है, पेयर में, जोड़े में होते हैं, मतलब दोनों साइड। अगर पैरोटिड जो है ना यहाँ पे होता है, तो इधर साइड भी है, तो इधर साइड भी है पैरोटिड। कौन कौन से तीन है, पैरोटिड ग्लैंड, और दूसरा कौन सा है, ये पहला हो गया, सब मैंडिबुलर। अब सब मैंडिबुलर, अब मैंडिबल जो है ना इसे बोलते हैं, ठीक है, निचले वाले जॉ को मैंडिबल, इसी के नीचे होता है ना, तो सब मैंडिबुलर। और तीसरा कौन है, सब लिंगुअल। लिंगुअल का मतलब होता है टंग, ठीक है ना, लिंगुअल, टंग। तो सब लिंगुअल यानी टंग के नीचे, जो आपको टंग के नीचे से पानी जैसा जो आता रहता है, खट्टा देख के या अचार खा के, या देख के ही, किसी फूड को देख के स्मेल करके, वो सब लिंगुअल ग्लैंड से आता है वो। तो आपके 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड के हो गए, जिनका नाम आप याद रख सकते हैं। अब सब मैंडिबुलर का दूसरा नाम है सब मैक्सिलरी भी बोलते हैं, ठीक है। मैक्सिला इसे अपर जॉ को जो है ना, अपर वाले जॉ को मैक्सिला बोलते हैं, लोअर वाले जॉ को मैंडिबल बोलते हैं। तो सब मैक्सिलरी भी बोलते हैं उसे, या सब मैंडिबुलर भी, ये हो गया सब लिंगुअल। तो सैलिवरी ग्लैंड आपका 3 पेयर हो गया, ठीक। और इससे जो मैंने बताया था ना एक एंजाइम सैलिवरी एमाइलेज, एक ही एंजाइम इंपॉर्टेंट है अगर मतलब याद रखना है तो, सैलिवरी एमाइलेज आपका ये हो गया सैलिवरी ग्लैंड, ठीक। अब दूसरा ग्लैंड के बारे में बात करें तो गैस्ट्रिक ग्लैंड, और ये आई थिंक इम्पोर्टेंट ये होना चाहिए सारे ग्लैंड में, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन रिपीटेडली आते हैं। अगर बायो से क्वेश्चन आ रहे हैं किसी भी एग्जाम में, नीट में या कहीं भी, तो इससे ज़्यादा आते हैं। इसमें जो है ना 3 तरह के सेल होते हैं, उनके नाम पूछ सकता है। सबसे पहला पेप्टिक सेल, जिसे हम चीप सेल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चीप सेल। दूसरा आ जाएगा आपका
पेराइटल सेल। तीसरा जाएगा आपका म्यूकस सेल। अब देखिए, सबसे आसान है, ये म्यूकस सेल से क्या रिलीज होगा, म्यूकस। अब म्यूकस ये क्या होता है ना, ये प्रोटेक्शन के लिए और स्लिपरी फूड को स्लिपरी बनाने के लिए और प्रोटेक्शन के लिए ये यूज होता है, क्योंकि इसमें बाइकार्बोनेट होता है जो कि एस्टमक को बचाता है किस चीज़ से, पेराइटल सेल के एसिड से। पेराइटल सेल एसिड रिलीज करता है ना, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इससे बचाने के लिए म्यूकस रिलीज होता है जो कि बाइकार्बोनेट जिसमें होता है, और ये बचाता है एसिड से, ठीक है। तो ये दोनों सेल का तो फंक्शन आपने इजीली याद कर लिया। म्यूकस सेल का पहले क्या, म्यूकस रिलीज करता है जिसमें बाइकार्बोनेट होता है, और ये प्रोटेक्ट करता है किससे, एसिड से। ये एसिड कहाँ से रिलीज होता है, पेराइटल सेल से, और एसिड इंपॉर्टेंट है डाइजेशन के लिए, ठीक है। तो एसिड रिलीज होता है पेराइटल सेल। पेप्टिक सेल या चीप सेल जो है ना, इससे एक एंजाइम मैंने पढ़ाया था स्टमक में, एक एंजाइम प्रोटीन के डाइजेस्ट करने के लिए, पेप्सिनोजन। देखिए, पी से पेट, पी से पेप्टिक सेल, मतलब पेट, पेप्टिक सेल, पेप्सिनोजन, ऐसे याद रख लीजिए। पेट में क्या रिलीज होता है, पेप्सिनोजन। स्टमक को हम पेट, पेट जो बोलते हैं ना, वो स्टमक ही होता है जहाँ खाना भरता है। हमारा पेट जो भरता है ना, इस यही भर जाता है तो बोलते हैं पेट भर गया, स्टमक, ठीक है। तो इससे क्या आ जाएगा, पेप्सिनोजन। यहाँ लिख नहीं रहा, जगह नहीं है, समझ गया आपने, डाइजेशन में देख ही लिया था, पेप्सिनोजन, ठीक है। तो ये आपका स्टमक का आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गया, ठीक। तो ये भी कंप्लीट हो गया। आई थिंक अभी डायग्राम कम है तो इसलिए आई थिंक कॉम्प्लिकेट हो रहा है हल्का सा, लेकिन फिर भी आसान तरीके से बता दिया, बहुत सिंपल। कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस कहीं लग नहीं रहा। नाम ये है वो आपको याद करने होंगे शुरू में, अगर आप पहले से नहीं आपको याद ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत भी तो याद करने होंगे। तीसरा आपको बताना है पेनक्रियाटिक ग्लैंड, ये है ना पेनक्रियाज है। ये जो ड्यूडेनम है ना, सी से, इसके सी के अंदर ही होता है, ये ग्लैंड छुपा होता है इस सी के अंदर ही, पेनक्रियाटिक ग्लैंड, ठीक है। और यहाँ से एक डक्ट निकलता है, वो जाके ड्यूडेनम में खुल जाता है, यानी, एक मिनट, अच्छा डायग्राम बनाना होगा। हम्म, ये हो गया पेनक्रियाटिक ग्लैंड। यहाँ से जो सिक्रेशंस आएंगे ना एक डक्ट से होके ड्यूडेनम में खुल जाएंगे, लेकिन ये डक्ट अकेले नहीं खुलता है, ये अपने साथ साथ, इसके साथ साथ एक और डक्ट आता है। कौन सा डक्ट, हिपैटिक डक्ट, यानी जो बाइल से आता है ना वो डक्ट। इसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन हिपैटिक डक्ट, जो कि मतलब जिससे बाइल आता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका लीवर होता है, जो कि यहाँ बन नहीं रहा, हटाओ, लीवर से आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है ना बाइल इससे आ रहा है, और इससे क्या आ रहा है, पेनक्रियाटिक जूस आ रहा है। ये दोनों एक साथ मिल के एक कॉमन डक्ट बनाते हैं, जिसे ना इसे कॉमन हिपैटिको, मतलब हिपैटिको पेनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। क्योंकि हिपैटिक मतलब लीवर, लीवर से जो डक्ट आ रहा है वो भी जुड़ रहा है, पेनक्रियाज से डक्ट आ रहा है वो भी जुड़ रहा है, तो इसीलिए इस डक्ट को हम क्या बोलते हैं, हिपैटिको पेनक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलते हैं, हिपैटिको पेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। और ये डक्ट जो है ना, ये ओपन होता है ड्यूडेनम में, और ड्यूडेनम में जब ओपन होता है ना तो यहाँ पे एक गार्ड होता है, गार्ड समझ रहे हैं ना, जो कंट्रोल करता है, वॉल्व होता है। इस वॉल्व का नाम क्या है, मतलब एम्पुला होता है, एम्पुला बोलते हैं। इस एम्पुला का मतलब आप लोग वॉल्व भी समझ लीजिए, एम्पुला और वॉल्व एक ही चीज़ होता है। तो इसका नाम ही है एम्पुला ऑफ वेटर, एम्पुला ऑफ वेटर। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और आई थिंक अगर कोई वॉल्व के बारे में पूछ रहा है या थोड़ा बहुत एनाटॉमी के बारे में भी पूछेगा ना, तो इसी के बारे में पूछेगा, ठीक है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। सॉरी, ये गलत हो गया, यहाँ पे बहुत सारे वॉल्व होते हैं, मैंने मिक्स कर दिया। हम लोग ये सब, ये वॉल्व आप लोगों को आई थिंक नहीं पढ़ाया जाता है, ये मिस्टेक था। ये इसे स्फिंक्टर ऑफ ओडाई बोलते हैं, एम्पुला वेटर कहीं और होता है। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ठीक है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। स्फिंक्टर मतलब वॉल्व समझ लीजिए, ठीक है। ये वॉल्व होता है, गार्ड की तरह ही होता है, कंट्रोल करता है जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम है ना, वो कब आएंगे यही कंट्रोल करता है। जैसे खुल गया तो डाइजेस्टिव एंजाइम आ जाएंगे, मतलब जैसे फूड यहाँ पे आ गया डिडनम में ना, तो ये खुल जाएगा, इसके खुलते ही डाइजेस्टिव एंजाइम जो है ना यहाँ पे बने हुए वो आ जाएंगे। इसका नाम क्या है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। और ये पूछता है, अगर कभी एनाटॉमी से पूछ लिया ना क्वेश्चन, और वॉल्व पे गया तो एक ही वॉल्व है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, मतलब जो मेन, ठीक है।
तो यहाँ पे आपका ये एनाटॉमी लगभग कंप्लीट हुआ है। एक चीज़ बाकी रह गया कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड, तो जैसा कि मैंने बताया था ये इसके वॉल में ही होता है। मैंने वो डायग्राम बनाया था ना, जो फिर से बना दे रहा, जिसने ये सबसे बाहर क्या होता है, सिरोसा। उसके बाद क्या होता है, मस्कुलारिस। उसके बाद क्या होता है, सब म्यूकोसा। उसके बाद क्या होता है, म्यूकोसा। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सब म्यूकोसा। सबसे ज़्यादा बड़ा भी होता है, सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये म्यूकोसा हो गया। ये म्यूकोसा है ना, इसी के अंदर ग्लैंड होते हैं। जैसे स्टमक में जो ग्लैंड बताया था ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड, और इंटेस्टाइन में जो ग्लैंड बताऊंगा, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, वो यहीं पे होता है। कि यहाँ होता है, म्यूकोसा में होता है। और यहीं से रिलीज कर देता है अपना मटेरियल, जो भी एंजाइम है सब यहीं से रिलीज कर देता है। तो आई थिंक एनाटोमी और ये डाइजेशन मुझे लग रहा है इतना में कंप्लीट हो जा रहा है। और ये बहुत कॉम्प्लिकेट थोड़ा हो गया, क्योंकि इसमें डायग्राम कम थे। और ये जिन लोगों को थोड़ा बहुत बेसिक पूरा एनाटॉमी तो थोड़ा बहुत पता है, तो आप लोगों को सब सिंपल लगेगा कि कौन चीज़ कहाँ पे है। अगर इमेजिन आप लोग कर पा रहे हैं तो सिंपल लगेगा, अदरवाइज थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अगली बार से मैं ये चाहूँगा कि इसमें डायग्राम रहे, अच्छे डायग्राम रहे, क्लीन। ठीक है, मैं पहले से करके रखूँगा, ताकि आप लोग को इमेजिन करना, बायो इमेजिन करना आसान हो जाए। लेकिन मैंने जो चीज़ पढ़ा है बहुत डेप्थ तक पढ़ा है, और मैंने बस पढ़ा दिया कि हाँ चलो पढ़ा देता हूँ, आ सकता है क्वेश्चन। कोई चीज़ इसमें टफ नहीं है, या फिर कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो मतलब इसे ना पढ़ाए या इसे आप ना पढ़े, एकदम सिंपल चीज़ है। और पहला चैप्टर है तो इसे पढ़ सकते हैं आप थोड़ा डेप्थ में, जो जो उसमें है तो पढ़ सकते हैं। लेकिन अगले चैप्टर्स इतने डेप्थ में नहीं होंगे, इम्पोर्टेंट के हिसाब से इसका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर भी इसे हमने बहुत डेप्थ में पढ़ लिया। पढ़ा है तो ऐसे नहीं बेकार जाएगा, काम ही आएगा, कहीं ना तो कहीं काम ही आएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एनसीईआरटी में और भी बहुत सारी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना हम नहीं देखेंगे क्योंकि हम नीट का तैयारी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ लीवर इन एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग। अब ये 2013 में आया है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है ना पूरा लीवर से आ गया है। लीवर जो है ना डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट मान सकते हैं, लेकिन मान सकते हैं कि यहाँ से बाइल रिलीज होता है, पहला एक काम, जो कि सही है। हमें तो नॉट देखना है, कब आया था, 2013 में। हीमेटोपोइसिस, हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस का मतलब क्या होता है, ये सब मेडिकल टर्म है, ये मतलब डिफ़िकल्ट टर्म है, इसे समझना पड़ेगा। आप फर्स्ट टाइम सुनेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। हीमो का मतलब होता है ब्लड, पढ़ते हैं ना, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ब्लड। पोइसिस मतलब बनाना, ठीक है ना, यानी ब्लड बनाना। देखो ब्लड जो है ना, हीमोपोइसिस लीवर नहीं बनाता है। लीवर जो कुछ बच्चे होते हैं ना, जो माँ के पेट में होते हैं, उस शुरुआती स्टेज में थोड़ा बहुत ब्लड बनाता है लीवर, कुछ शुरुआती स्टेज में। लेकिन ये हम एडल्ट है, हमारे में नहीं बनाता है, तो ये आंसर वैसे ही नहीं जाएगा, तो नॉट में ये आंसर चला जाएगा। लेकिन और भी चीज़ हम देख लेते हैं। एक है फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। जब मैं एक्सक्रेशन पढ़ाऊंगा ना ह्यूमन फिजियोलॉजी के ही अंदर, या तीसरा या चौथा चैप्टर होगा, चौथा होगा, ठीक है ना, तो वहाँ मैं बताऊंगा कि ये जो यूरिया है ना, जो कि बॉडी से निकाला जाता है यूरिन के थ्रू, पेशाब के थ्रू, ये बनता कैसे है। तो लीवर में ही बनता है। कैसे बनता है, अमोनिया से बनता है। कैसे, अमोनिया से। अपने केमिस्ट्री में रिएक्शन तो पढ़ा ही होगा, अमोनिया से यूरिया बनता है। ठीक है, तो ये यूरिया लीवर में बनता है। ठीक है, और इस यूरिया को यूरिन के थ्रू निकाला जाता है। ठीक है, तो ये वाला भी फंक्शन लीवर का है। डिस्ट्रक्शन ऑफ डेड आरबीसी, ये भी सही है। आरबीसी में मतलब लीवर जो है ना, लीवर में कुछ सेल्स होते हैं, मैक्रोफेज कुछ सेल्स होते हैं। ठीक है, वो सेल है ना, जितने भी डेड आरबीसी है, लीवर और स्प्लीन दोनों में होते हैं। ये जो सेल है ना, मतलब ये काम जो है ना लीवर का भी है और स्प्लीन का भी है। ये दोनों का काम है डेड आरबीसी को डिस्ट्रॉय करना, ताकि मतलब डेड आरबीसी को डिस्ट्रॉय करके उससे आयरन निकाल लेते हैं, उस आयरन को रीस्टोर रीयूज करते हैं। क्योंकि आरबीसी में जो है ना, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। अब डेड जो हो गया आरबीसी, उसका आयरन को हमें निकालना है और रीयूज करना है। उसी के लिए डेड उसको डिस्ट्रॉय करके आयरन निकाल लेगा। तो ये सारे मतलब ये आपके लिवर के 3 फंक्शन हो गए, और एक ये नहीं है। ये वाला काम आपको अगर थोड़ा डिटेल में जाऊँ थोड़ा था, तो इसी वजह से जॉन्डिस होता है। मतलब इसी वजह से जो जॉन्डिस वाला पिगमेंट जो बनता है ना, बिलिरुबिन, और वो बाहर नहीं, ये आरबीसी को तोड़ने की वजह से ही वो पिगमेंट बनता है, बिलिरुबिन। और उसे अगर हम बाहर नहीं निकाल पा रहा है बॉडी, तो जॉन्डिस हो जाएगा। या फिर किसी में बहुत ज़्यादा आरबीसी टूटने लगा, सारा चीज़ नॉर्मल है, बाइल का भी निकालना आसान है, बिलिरुबिन भी निकल रहा है, सारा पाथवे नॉर्मल है, लेकिन आरबीसी ही इतना ज़्यादा टूट रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तब भी जॉन्डिस हो जाता है। तो जॉन्डिस का बारे में मतलब थोड़ा बहुत आपको रिलेशन पता है ना, लीवर से उसका थोड़ा बहुत रिलेशन है, तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं।
देखिए स्फिंक्टर ऑफ ओडाई ये आया हुआ है, मैं मुझे लगा ये नहीं आया है। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई इज परजेंटिन बताया था ना ड्यूडेनम में, एक ही जगह का तो एनाटॉमी पढ़े है। कुछ ना समझ में आए आंसर स्मॉल इंटेस्टाइन जाएगा, बहुत सारा जगह। कुछ ना समझ में आए स्मॉल इंटेस्टाइन में आंसर ड्यूडेनम में जाएगा, आप लोगों के लिए बस। कुछ ना समझ में आए इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम जाएगा, मतलब ये एक तरह से अगर आप तुक्का मारने जा रहे हैं तब का बता रहा हूँ, लेकिन आपको ये पढ़ा चुका हूँ। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहाँ होता है? ड्यूडेनम में। एक बार और दिखा देता हूँ। ये बताया था स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ये कौन सा पार्ट है? सी वाला पार्ट है, ड्यूडेनम। इसके अलावा मैंने कुछ डिटेल में बताया ही नहीं, क्योंकि पूछता नहीं है, यहीं से पूछेगा। ये कब आया था? 2017 में आया हुआ है। ये देखिए 2017 में ही ये क्वेश्चन एकदम एनसीईआरटी का लाइन है। अब आपको इसके लिए पूरा एनसीईआरटी का लाइन पढ़ना पड़ता, मैंने वहीं से चीज़ें निकाल ली है। और भी चीज़ें मैंने अपने से जो एक्स्ट्रा पढ़ा है, मे भी अगले एग्जाम में आ सकता है, या उसके अगले साल आ सकता है, कभी भी आ सकता है। क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन बताए हैं ना वो रिपीटेड आ चुके हैं नीट वगैरह में, तो ये लोग वही सारे क्वेश्चन उठा के डाल देते हैं। तो हो सकता है कि ये वही से उठा के डाल दे। तो ब्रूनर ग्लैंड जो है फेमस क्वेश्चन है, नीट का फेमस क्वेश्चन है ब्रूनर ग्लैंड, तो यहाँ भी दे दिया है। तो ब्रूनर ग्लैंड कहाँ पे होता है? स्टमक, मैंने बताया था ना इंटेस्टाइन के किस में, सब म्यूकोसा में बताया था। सब म्यूकोसा में चार इंपॉर्टेंट बातें, आई थिंक डिलीट ना किया हो वो मैंने, ना यहाँ पे आए ना, डिलीट कर दिया है वो वाला बात। आप लोग नोट्स बनाए होंगे तो वहाँ पे देख लीजिएगा, मैंने जहाँ पे लेयर्स बताए थे सब म्यूकोसा में, ठीक है? तो ब्रूनर ग्लैंड वहाँ पे बताया था। मेजर क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन इन सेलिवा, देखिए सेलिवा में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया। सेलिवा में मैंने आप लोगों को एक ही चीज़ बताया था, क्या? सिलावरी एमाइलेज। लेकिन ये मतलब अब इसके लिए पूरा सिलेबस डिटेल में पढ़े तब जाके ये क्वेश्चन बना पाएंगे। लेकिन एक सिंपल सा आंसर है, कभी भी इंटेस्टाइन या कहीं भी जो है ना बॉडी के अंदर, इंटेस्टाइन में कहीं भी कोई अगर इम्यूनोग्लोबुलिन पूछे ना तो आईजीए आंसर जाता है, क्योंकि इसे इसका अरे क्योंकि इसका नाम ही है म्यूकोसल इम्यूनोग्लोबुलिन। क्या नाम है इसका? म्यूकोसल इम्यूनोग्लोबुलिन। मतलब कि ये म्यूकोसा जो है ना इंटेस्टाइन के म्यूकोसा में ही ये काम करता है, तो आईजीए जाएगा। हीमोग्लोबिन के बहुत सारे टाइप होते हैं, यहाँ पे आंसर आईजीए जाएगा। आप रट लीजिए, ये आ सकता है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है नीट का, ऐसा नहीं है। वहीं से रिपीटेड है तो यहाँ उठा के डाल दिया। 2018 में क्या पूछा है? विच हार्मोन इनहिबिट एसिड सिक्रेशन इन द स्टमक, ये भी मैंने नहीं बताया, ये आउट ऑफ। इसके लिए पूरा डिटेल में आपको हार्मोनल कंट्रोल पढ़ना पड़ेगा, इंटेस्टाइन को कैसे हार्मोन कंट्रोल करता है, इंटेस्टाइन में डाइजेशन को या कोई भी हार्मोन, कोई भी एंजाइम रिलीज को, सब हार्मोन या ब्रेन ही कंट्रोल करता है। वो कैसे करता है वो डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, जिसका कोई सेंस नहीं बनता। आप सीधे से ये क्वेश्चन याद रख लीजिए। देखिए गैस्ट्रिन आपको समझ में आ रहा है? ये गैस्ट्रिक एसिड मतलब जितने भी जूस वगैरह है, जैसे एसिड, गैस्ट्रिक एसिड, क्या? गैस्ट्रिक एसिड और सारे एंजाइम जो है ना, मतलब स्टमक में, गैस्ट्रीन से बताया था ना, गैस्ट्रिक वर्ड आएगा तो स्टमक ही समझिएगा। वो सारे रिलीज कराने में कौन हेल्प करेगा? गैस्ट्रीन। तो गैस्ट्रीन क्या बनाता है? एसिड का रिलीज करवाता है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? इनहिबिट कौन कर रहा है? तो इनहिबिट कौन कर रहा है, इसके लिए आपको और ऑप्शन दिया है, सिक्रेटिन, सीसीके। तो यहाँ आंसर है ना सिक्रेटिन जाएगा। देखिए सिक्रेटिन से ये मत कंफ्यूज हो जाएगा कि ये सिक्रेशन कराता है, ये सही है, सिक्रेशन कराता है, ये सारे चीज़ों का सिक्रेशन है ना, ये सारे चीज़ों का ऐसे याद रख लीजिए, हर एक चीज़ का सिक्रेशन बढ़ाएगा, लेकिन एक चीज़ का सिक्रेशन कम कर देगा। वो क्या है? वो क्या है? एसिड। HCl का सिक्रेशन कम कर देगा। क्या कर देगा? कम कर देगा। ये ट्रिक्स याद कर लीजिए कि सिक्रेटिन जो है ना हर एक चीज़ का सिक्रेशन बढ़ाएगा, बस एक चीज़ का सिक्रेशन कम कर देगा। किस चीज़ का? HCl का, एसिड का सिक्रेशन कम कर देगा। तो ये आउट ऑफ ट्रैक क्वेश्चन है, इसे पढ़ाने के लिए मैं पूरा वो हार्मोनल कंट्रोल, जो कि मुझे खुद भी ढंग से नहीं याद, आप लोगों को भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो पढ़ा दूँ, ठीक है? करेक्ट डेंटल फार्मूला ऑफ ह्यूमन, ये मैंने मिस कर दिया, ये जब मैं माउथ पढ़ा रहा था तभी बता देना चाहिए था। नहीं कोई नहीं, कहीं भी जान ले, बस जानना है। देखिए डेंटल फार्मूला क्या होता है जी? आपका ये अपर जाव में ये अपर टीथ हो गया, लोअर जाव में लोअर टीथ हो गया, ये जो ये हो गया आपका टीथ। मैं अभी डेंटल फार्मूला होता क्या ये थोड़ा डिफाइन कर दूँ। इसमें जो है ना किसी भी एक जौ में आधे, जो आधा हाफ जो है ना इसके ये पार्ट में जो अरेंजमेंट ऑफ टीथ होता है ना, इसी को हम डेंटल फार्मूला बोलते हैं। जैसे यहाँ पे जो है ना इंसीजर जो है दो होगा, क्या होगा? दो इंसीजर यहाँ बना रहा, दो इंसीजर, दो क्या हो गया? इंसीजर। उसके बाद क्या आता है? एक कैनाइन, दो क्या हो गया? इंसीजर। कैनाइन वन क्या हो गया? कैनाइन। उसके बाद जो प्री मोलर है ना, प्री मोलर ट्राइंगल से, ये कैनाइन जो है ना नुकीला होता है,
पता है ना, ये केनाइन होता है, नुकीला होता है ये, जो चीरने फाड़ने का काम आता है। उसके बाद थोड़ा ट्रायंगुलर, और ये ऐसे जो होता है ना ट्रायंगुलर, वो क्या होता है, प्रीमोलर। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, दो प्रीमोलर, दो क्या हो गया प्रीमोलर। और जो स्क्वायर शेप का होता है ना, वो तीन होता है। आप खुद से फील कर लीजिएगा। अगर आप 25-26 साल के हैं तो आपका तीनों आ गया होगा, अगर आपका एज कम है तो दो ही आया होगा, तीसरा बहुत बाद में आता है, एडल्ट होने के बाद आता है। तो ये तीन क्या हो गया, मोलर हो गया, क्या हो गया, मोलर। तो डेंटल फार्मूला आप बताइए, बताया था ना हाफ इसके अरेंजमेंट को, तो दो तो ये क्या हो गया इंसीजर, वन क्या हो गया केनाइन, टू क्या हो गया प्रीमोलर, थ्री क्या हो गया मोलर। इसी को लोअर हाफ से डिवाइड कर देना है, 2 1 2 3, इसी को हम डेंटल फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका डेंटल फार्मूला होगा 2 1 2 3, 2 1 2 3, टू इंसीजर, वन केनाइन, टू प्रीमोलर, थ्री मोलर। ये क्या है, एडल्ट का है। अगर अब दांत से पूछा है कब का है, 2019 का, तो दांत से और भी चीज़ें पूछ सकता है जो कि एनसीईआरटी में है। तो एनसीईआरटी में दांत से है ना, दो चीज़ है, तो आप साथ के साथ देख लीजिए, आप रिस्क ना लीजिए। अगर दांत से पूछ रहा है तो दो चीज़ और पढ़ लेते हैं, सिंपल सा दो नाम है, कि ह्यूमन का जो टीथ होता है ना, वो डाइफायोडोंट होता है, एनसीईआरटी का वर्ड है डाइफायोडोंट। मतलब जो है ना, ये दो बार आता है, ये तो सबको पता है, सिंपल वर्ड में दो बार आता है। एक बार तो जो बचपन में दूध का दांत होता है, जिसे हम मिल्क टीथ बोलते हैं, जिसे हम टेम्पोरेरी टीथ भी बोल सकते हैं। ठीक है, मिल्क टीथ या टेम्पोरेरी टीथ, तो वो क्या होता है, बचपन में आता है, फिर वो झड़ जाता है, क्या होता है, वो झड़ जाता है। टेम्पोरेरी मिल्क टीथ या डिसीडुअस भी बोलते हैं, तीसरा वर्ड डिसीडुअस, टेम्पोरेरी मिल्क या डिसीडुअस, कोई भी वर्ड हो सकता है यहाँ पे, टीथ। तो ये बचपन में आता है, झड़ जाता है, फिर जो नया टीथ आता है ना, वो परमानेंट होता है, इसे हम परमानेंट टीथ बोलते हैं। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, डाइफायोडोंट, यानी दो बार आता है, डाइफायोडोंट। एक और वर्ड है थीकोडोंट, अगर देखना चाहे क्योंकि दांत से आ रहा है तो दो चीज़ जान ही लीजिए। थीकोडोंट, थीकोडोंट का मतलब क्या है ना, कि जो हमारा जॉ बोन है ना, जैसे जॉ बोन है, इसमें दांत है ना काफ़ी गहरे अंदर तक धंसा होता है, ऐसे ये अंदर तक होता है, जैसे यहाँ जॉ बनाया था ना, अंदर तक होता है इसका रूट जो है ना। इसलिए दांत किसी को करता है पता है ना, जितना दांत बाहर नहीं है ना, उससे ज़्यादा वो अंदर होता है, अंदर धंसा होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, थिकोडोंट बोलते हैं। बोन के अंदर दांत अंदर घुसा हुआ होता है, जॉ बोन के अंदर, इसी को हम बोलते हैं थिकोडोंट। तो दो वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, डाइफायोडोंट, थिकोडोंट। अगर आपको दांत से, अगर अगर इसके आसपास क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये तीन चीज़ हो गए, दांत से पूछा है तो ठीक है, कर लेते हैं आगे। लैक्टोज इज फाउंड इन, ये टाइपिंग गलत हुआ है, जिसने भी टाइप किया है टीम की तरफ से गलती है। लैक्टेज एंजाइम का नाम है, क्योंकि आप देख रहे हैं ना, ये एंजाइम वाले ही कैटेगरी है, तो एंजाइम का नाम है, लैक्टेज इज फाउंड इन। अब देखिए, मैंने ये लैक्टेज से समझ में आ रहा होगा कि ये लैक्टोज को तोड़ने वाला एंजाइम है, बताया था ना, ठीक बताया था, सुमाला, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, लैक्टोज को तोड़ने वाला है, ठीक है ना, लैक्टेज। अब देखो लैक्टोज वगैरह है क्या है, डाइसेकेराइड है, बताया था ये भी। चलिए आ जाते हैं उसी पार्ट पे, अब सिंपल से, लैक्टोज क्या है, डाइसेकेराइड है। आई थिंक वो मिटा दिया आपके नोट्स में, आप नोट्स में देख लीजिए फिर से, या फिर से बता दे रहा, डाइसेकेराइड। तो सबसे पहले क्या होता है, पॉलीसेकेराइड, इसको तोड़ के क्या बनता है, डाइसेकेराइड। पॉली मतलब बहुत सारे शुगर, डाइसेकेराइड दो शुगर, इसको तोड़ के क्या बनता है, मोनोसेकेराइड, यानी आपका एक शुगर, यानी ग्लूकोज। तो ये वाला जो पहला डाइजेशन है, क्या बताया था, तरीका बताया था एक, मतलब लॉजिक बताया था। पहला वाला डाइजेशन तो आपको सलीवा और स्टमक में हो जाता है, पहला वाला डाइजेशन, ठीक है, सलीवा और ये किस में, इसमें हो जाता है आपका स्टमक में, और आपका ये सब में हो जाता है, ठीक है। और ये दूसरा वाला डाइजेशन है ना, ये आपका इंटेस्टाइन में होता है, डाइसेक्राइड से मोनोसेक्राइड बनना, ये कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में होता है। और यहाँ पे जो एंजाइम काम करता है ना, वो इंटेस्टाइनल जूस वाले एंजाइम जो होते हैं ना, वो काम करते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड के, ठीक है। तो यहाँ पे ये आंसर जाएगा, ठीक है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड।
पहला वाला स्टेप शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? पहला वाला स्टेप जो होता है सेलेवरी एमाइलेज, जो बात किया था ना, जो यहाँ से ये तोड़ने का काम कौन सा एंजाइम करता है, एमाइलेज, वो कहाँ कहाँ होता है? सेलिवा में, सेलेवरी और पेनक्रियाज में। स्टमक गलत है, पेनक्रियाज में, सेलिवा में और पेनक्रियाज में, ठीक। तो सेलेवरी एमाइलेज और पेनक्रियाटिक एमाइलेज इतना काम कर दिए। अब इसके बाद जो काम करना है वो इंटेस्टाइनल एमाइलेज, इंटेस्टाइनल मतलब एंजाइम है, वही काम करेंगे। तो इसीलिए मैंने लॉजिक से बताया था ताकि याद करना आपको आसान हो। एक बार और देख लीजिए आसानी से, पॉलीसेकेराइड से डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड से मोनो। तो डाइसेकेराइड का तो एग्जांपल क्या है? सुमाला। सुमाला से आपको ये पता चल गया है ये डाइसेकेराइड है, लैक्टोज डाइसेकेराइड है। अब डाइसेकेराइड का डाइजेशन ये तो नीचे ही होगा ना इंटेस्टाइनल जूस में, क्योंकि ये जो स्टमक है और सेलीवा जो है और ये सॉरी पेनक्रियाज है, ये पहला वाला स्टेप करते हैं। इसके बाद जो बचा हुआ स्टेप है वो इंटेस्टाइनल जूस करता है। तो इससे आप याद रख सकते हैं और इसे याद करना भी आसान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेयर्स पैचेस आर प्रेजेंट इन। देखो सब में कुछ मैंने एक बात बताया था, सारा चीज़ें जो है ना, जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ें है, लिम्फेटिक्स बताया था, लिम्फेटिक्स, ये सारे चीज़ें या ब्लड वेसल या नर्व, ये कहाँ पे होता है? सब म्यूकोसा में। और सब म्यूकोसा तो यहाँ ऑप्शन नहीं है, लेकिन सब म्यूकोसा के भी कौन से जगह के सब म्यूकोसा में होता है? तो मैंने बताया था, कुछ ना पता हो ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के, स्मॉल इंटेस्टाइन के सब म्यूकोसा में जो है ना, ये डिफेंस के सेल है, लिम्फेटिक सेल है। मैंने बताया था ना, सब म्यूकोसा में क्या होता है? ब्लड वेसल होता है, नर्व होता है, और क्या होता है? लिम्फेटिक्स होते हैं। तो वो सारे का ये कहाँ पे होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के सब म्यूकोसा में होते हैं। ऑप्शन आई थिंक ऐसे भी दे सकता था, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, सिरोसा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन साइट वाइज दे दिया है, तो साइट वाइज मैंने बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन जाएगा। और कुछ ना पता हो तो ये सब चीज़ें जो है ना, इन डेप्थ में, ये डेप्थ की चीज़ें है, इसे उतना मतलब नहीं पढ़ा सकते, ये आउट ऑफ वो समझ लीजिए, सिलेबस समझ लीजिए। पेयर्स पैचेस एनसीईआरटी में शायद ये वर्ड भी नहीं है, मैंने अभी पूरा पढ़ा है, एनसीईआरटी में ये वर्ड भी नहीं है। तो ये आउट ऑफ उसकी चीज़ है, लेकिन फिर भी एक तरीका बता दिया मैंने, अगर कुछ ना इसमें से ऑप्शन जाए ना, तो स्मॉल इंटेस्टाइन अगर तुक्का लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। तो पेयर पैच क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, डिफेंस के सेल होते हैं, मतलब बैक्टीरिया वगैरह से डिफेंस करते हैं, बचाते हैं बॉडी को। फूड में जितने भी बैक्टीरिया वगैरह है उन सबको वो ये मारते हैं। अब आ जाओ, ये कब आया है? 2022 में। विच हार्मोन्स स्टिमुलेट इंसुलिन सिक्रेशन। अब देखो वहाँ पे क्या था, इनहिबिट, क्या था? एसिड का इनहिबिशन था, एक और क्वेश्चन आया था। फिर एक और हार्मोन से क्वेश्चन आ गया, विच हार्मोन स्टिमुलेट इंसुलिन सिक्रेशन। आई थिंक हार्मोन से इससे बाहर कभी जा ही नहीं सकता, क्योंकि इससे बाहर गया तो बहुत वो हो गया, आपका मेडिकल लेवल का चीज़ हो गया। क्योंकि ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट होता है पेट के अंदर जो है ना, इंटेस्टाइन के अंदर, ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, एक तो एसिड और दूसरा ये इंसुलिन। देखो इंसुलिन के लिए ना, स्टिमुलेट करने के लिए दो तीन चीज़ें होते हैं जो मैं लिख दे रहा। एक तो ग्लूकोज, बोलते हैं ना कि बॉडी में ग्लूकोज बढ़ता है तो इंसुलिन रिलीज होता है। अगर रिलीज नहीं हो रहा है और ग्लूकोज तब भी बढ़ा है, तो बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन भी देते हैं। बहुत लोग के मतलब दादा दादी को या किसी को लग रहा हो या देखा होगा, सुना भी होगा कि ग्लूकोज बढ़ रहा है, इंसुलिन लगा दो। तो ग्लूकोज जो है ना, जब बॉडी में बढ़ता है तो इंसुलिन की का रिलीज होना चाहिए, इंसुलिन को रिलीज होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो बाहर से देना पड़ता है। तो एक तो कौन चीज़ स्टिमुलेट करता है इंसुलिन को? ग्लूकोज। दूसरा आपका आंसर आ जाएगा जीआईपी, जो यहाँ पे आंसर जाएगा, ठीक है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ठीक है, फुल फॉर्म में। तीसरा जाता है जीएलपी, ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड। और ये जीएलपी है ना, जो बहुत सारे दवा होते हैं ना, इसी जीएलपी को स्टडी करके बनाया गया है, बहुत सारे दवा इसी के हिसाब से, मतलब क्योंकि ये स्टिमुलेट करता है ना इंसुलिन के रिलीज को। तो ऐसे ही दवा बनाया गया है जो जीएलपी की तरह काम करे, जो इंसुलिन के रिलीज को स्टिमुलेट करे। और डायबिटीज में यही सब दवा यूज होता है। तो आप जीएलपी मतलब बता रहा है, एक फैक्ट बता रहा है, एक मेडिकल चीज़ बता रहा कि जीएलपी, जीआईपी, ग्लूकोज। अब हार्मोन से मैं एक जगह समराइज कर दे रहा, क्योंकि मैं देख रहा हार्मोन से क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन ये हार्मोन जो है ना, नीट में भी इससे नहीं आता है इतना क्वेश्चन जितना इसने दे दिया है, जिस लेवल पे। तो हार्मोन से मैं बता दूँ आएगा भी तो क्या आएगा? गैस्ट्रिन हार्मोन, जो कि किसको पूरे गैस्ट्रिक, जितने भी गैस्ट्रिक सिक्रेशन है, गैस्ट्रिक जूस, जिसमें क्या क्या है? एसिड भी है, मतलब HCl भी है, क्या है, पेप्सिनोजन भी है, सारे के सिक्रेशन को बढ़ाएगा। मतलब हर एक चीज़, जितने भी स्टमक में चीज़ें रिलीज हो रही है,
नाम ही है गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिक जूस को बढ़ाएगा। एक हार्मोन ये हो गया। दूसरा सिक्रेटिन, जिसके बारे में मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बता दिया था कि ये हर एक चीज़ के सिक्रेशन को बढ़ाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ के सिक्रेशन को नहीं बढ़ाएगा, वो क्या है, HCl, उसके सिक्रेशन को घटाएगा। तो ये वर्ड क्वेश्चन ही इसी पे बना था। और तीसरा आपका आ जाएगा इंसुलिन वाले, जितने भी इंसुलिन स्टिमुलेटिंग है ना, मतलब इंसुलिन को जो जो स्टिमुलेट करते हैं रिलीज कराने के लिए, जिसमें क्या क्या आ गया था, जैसे एक ही आंसर आ गया GIP, सबसे पहले ग्लूकोज, सबसे मेन ये है ग्लूकोज। दूसरा है GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। तीसरा है GLP, ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड। आई थिंक इससे बाहर आ रहा है तो उसे पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि कुछ कहीं से भी आ सकता है अगर इससे बाहर आ रहा है तो हार्मोन से आई थिंक आप इतना याद कर लीजिए ना, इतना नीट में भी ना आता है जितना मैंने बता दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्योंकि दो क्वेश्चन आ गए हैं, देख रहे हैं बैक टू बैक दो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पढ़ लेना चाहिए, तो इतना इतना ही आएगा। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर है, ठीक है। आप आंसर मिला लीजिएगा। और इस बार मेरे हिसाब से थोड़ा सा लेक्चर लेंदी हो गया और बड़ा भी हो गया, क्योंकि पहला लेक्चर है तो इसमें बहुत चीज़ें समझ में आई क्या क्या ऐड करना है। तो अगली बार से डायग्राम ऐड होंगे, क्योंकि आप लोग ताकि इमेजिन कर पाए, क्योंकि आप लोग का बैकग्राउंड बायो से नहीं है तो मे भी आपको दिक्कत हो रहा हो, ठीक है। तो डायग्राम ऐड करूँगा अगली बार, इससे अच्छा होगा। और कोई चीज़ इम्प्रूव करना हो अगर मुझे, क्योंकि मैं आप लोगों से छोटा ही हूँ एज में, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हो गया था, और मैं आई थिंक कम ही एज का हूँ आप लोगों से, आप लोग के बराबर के ही एज का हूँ, तो अपना भाई ही समझिएगा। कोई चीज़ ऐड करना हो आप लोग के हिसाब से कि ये चीज़ स्लो या ज़्यादा फास्ट बता रहे हो, ज़्यादा स्लो बता रहे हो, या इमेजिनेशन नहीं कर पा रहे, या फिर हाई लेवल का बता दे रहे हो, इतना हम इमेजिन नहीं कर पा रहे, या मिक्सअप कर दे रहे हो, खिचड़ी बना दे रहे हो, तो आप लोग बता दीजिएगा खुल के। मैं अगली बार से ट्राई करूँगा कि उसे इम्प्रूव करूँ। अगली बार कंटेंट इससे अच्छा आएगा और इससे अच्छे डायग्राम के साथ आएगा और सिंपल में आएगा। तो इस बार के लिए शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगला हमारा चैप्टर होगा सर्कुलेशन, ठीक है।